नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मैंने मॉडल सेट चालू किया है। मॉडल सेट 1 को भी देख लें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये है मॉडल सेट 2। इसमें आपको जीके के प्रश्न मिलेंगे, जीएस के मिलेंगे, हिंदी के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे और इंग्लिश के प्रश्न मिलेंगे। आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टीचर्स लर्निंग सेंटर के नाम से ग्रुप भी है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप करना है ज्वाइन तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने पिछला देखा था 170 तक का क्वेश्चन हमने करा दिया। अब आप देखेंगे 171 से। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग में कितना? यानी बिहार जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 23%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ तो डी है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी यानी 7% है। यानी कि बिहार में लगभग 7% क्षेत्र में वन है। और बिहार का अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है तो 7,288 किलोमीटर। तो इस तरह जब इसका रेशियो निकाला जाता है, इसका प्रतिशत निकाला जाता है तो 7.84% होता है। अब आपके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 15, 7, 19 और 23। यहाँ क्वेश्चन भी आपसे कहा था कि लगभग में, तो लगभग में कितना है? 7% है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? बिहार की राजधानी है पटना और वहाँ से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन होता है? इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर या पंजाब केसरी? तो इसका सही जवाब है इंडियन नेशन। यानी कि इंडियन नेशन जो अखबार है उसका प्रकाशन पटना से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन ए चाय, गन्ना, जौ। तो चाय तो बिहार में नहीं होता है। चावल, गेहूं एवं मक्का ये हो सकता है। मूंगफली, कॉफ़ी एवं जौ। कॉफ़ी कर्नाटक ये भी नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। ये देख लीजिए तस्वीर को आप। चावल, गेहूं और मक्का बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। आपकी समझने के लिए मैंने तस्वीर लगाना शुरू किया। आप मॉडल सेट जितना भी आप देखेंगे उसमें आपको इमेज मिलेंगे, क्योंकि इमेज दिमाग में छवि बनाता है और याद रखने में मदद करता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, मयूराक्षी नदी, गंडक नदी और या कोसी नदी। अगर बात करें मयूराक्षी की तो मयूराक्षी बिहार में नहीं बहता है। सोन, गंडक और कोसी बिहार में बहते हैं। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। चलिए अब जान लेते हैं त्रिवेणी नहर। तो ये इसका सही आंसर गंडक है। चलिए हम समझा देते हैं। आप देखिए गंडक नेपाल से जब एक नदी बहती है और इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं, चूँकि ये ढलान पर होती है तो इसी नदी पर एक नहर बनाया गया है त्रिवेणी नहर, और ये उत्तर पश्चिम बिहार में सिंचाई की जाती है। गंडक गंगा के बाएं से किनारे से सहायक नदी है। मतलब अब आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए आप, पहली बात तो ये उत्तर पश्चिम से आ रही है ना, ये उत्तर पश्चिम आ रही है। लेकिन यदि ध्यान से अगर आप देखें तो गंगा के किधर से आ रही है? तो गंगा के बाएं से आ रही है, बाएं से, है ना, यही बात कहा था। निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं यानी निकलती हैं? कौन सी दो नदियां? नर्मदा तापी, चंबल बेतवा, सोन बेतवा या नर्मदा सोन? तो इसका सही जवाब है नर्मदा तथा सोन नदी।
एक और निकलता है, उसका नाम है जोहिला नदी। अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र पर मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है और यह एक हिंदू का तीर्थ स्थल है। 176 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। अगर आप लॉजिकली सोचें तो इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि बिहार गंगा के उत्तरी मैदान यानी हिमालय के जो उत्तरी मैदान, गंगा का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो कह लें आप, वहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृषि होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि, क्योंकि ज़मीन समतल है, बरसात के आश्रित नहीं है, यहाँ पर नदियों में सालों भर पानी रहता है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा है, तो खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय हो जाता है। 177 नंबर का प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? यानी जितनी सरकार की आय है उसमें से कितना प्रतिशत पेंशन और वेतन पर खर्च करती है सरकार? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। 40% कितना खर्च करती है? तो 40% वो खर्च करती है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो $17,283 है, जबकि बिहार का $1,948 है। बहुत पीछे चल रहा है बिहार। तो ऑप्शन आपके सामने है 54,383 रुपये, 52,482 रुपये, 50,702 रुपये या 45,335 रुपये। तो इसका सही जवाब है 54,383 रुपये प्रति व्यक्ति। 179 नंबर का प्रश्न है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ये महाशय हैं सुशील मोदी। बिहार विधायिका के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने 2006-07 में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में प्रस्तुत किया था। 180 नंबर का प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, यानी कौन ऐसा राज्य है जो सबसे कम आय वाला है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है बिहार। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और झारखंड 5 सबसे गरीब राज्य हैं। 180 नंबर का प्रश्न, मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? यानी कितना प्रतिशत केंद्र सरकार देती है और कितना प्रतिशत राज्य सरकार देती है? मनरेगा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि इंग्लिश में कहें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत इसके जो कार्डधारी होते हैं उन्हें 100 दिन का कार्य दिया जाता है। अगर 100 दिन का कार्य नहीं दिया गया तो उसका भुगतान या उसकी भरपाई की जाती है, मूल्य के रूप में पैसे दिए जाते हैं उन्हें, कि भत्ता समझ लीजिए इसे आप, कि नहीं काम मिला 100 दिन का, साल में 100 दिन काम देने का काम पाने का कार्डधारी को अधिकार है, नहीं दे पाएँ तो इसका आपको पैसा मिलेगा।
तो हम बात कर रहे थे अनुपात की, तो 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार देती है। 182 नंबर का प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तस्वीर को देखिए आप, कृषि समृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है भारी उद्योग के लिए, ऑप्शन सी बाढ़ के लिए, ऑप्शन डी सूखा के लिए। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहती है। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में, राजगृह में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। ये एक मदरसा क्या बोल सकते हैं, मस्जिद है, वहाँ पर एक कुंड है जिसको मखदुम कुंड कहा जाता है। तो ये है राजगृह में। कहाँ पर है? राजगृह में। 184 नंबर का प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब है चतुर्थ पीढ़ी का यह वृक्ष है। 185 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पिपली वन में, विक्रमशिला में, कुंडग्राम में या वैशाली में? तो इसका सही जवाब है कुंडग्राम में। भगवान महावीर का जन्म ईसा से लगभग 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र की कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश की क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और त्रिशला, उसकी माता का नाम त्रिशला। अब हम देखेंगे जीके का क्वेश्चन को देखते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है सांप को, जोंक को, केंचुआ को या चूहा को? तो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। क्यों? क्योंकि केंचुआ के द्वारा मिट्टी में छेद किए जाते हैं, उसे अल्टा पलटा जाता है, जिससे ऑक्सीजन और जल की आपूर्ति बनी रहती है। केंचुआ के द्वारा खाद भी बनाए जाते हैं जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इस तरह केंचुआ किसान का मित्र है, उसका सहयोगी है। इनमें से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन है आपके वीनस फ्लाईट्रैप, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी गाजर घास, ऑप्शन डी कीकर। तो इसका सही जवाब है वीनस फ्लाईट्रैप। किस देश के लोग सांप का व्यंजन लिंगहू फेन खाते हैं? सांप के व्यंजन को क्या कहते हैं? लिंगहू फेन। ऑप्शन है आपके भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो रूस नहीं, चीन का एक शहर है हांगकांग, वहाँ के लोग चाउमीन के साथ सांप को मिलाकर के खाते हैं और उस व्यंजन का नाम है लिंगहू फेन। यहाँ जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये सांप का मीट है। सवाल नंबर 4, भारत के किस राज्य में कुत्तों का मंदिर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, नागालैंड। तो कुत्तों का मंदिर है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर कुत्तों की पूजा अर्चना की जाती है। सवाल नंबर 5 जीके का, केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? कंबोडिया, हवाना, घाना या जापान? तो इसका सही जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया का राष्ट्रीय फल केला है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जिस तरह आम एक पौष्टिक फल है, लोगों को बहुत सारे फायदे देता है, उसी प्रकार केला भी करता है। अब देखेंगे हिंदी के 5 सवाल। तो सवाल नंबर, ये क्या आ गया, हिंदी और साइंस दोनों आ गया, कोई बात नहीं, आने दीजिए, इससे क्या मतलब, साइंस है ये, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 कहता है, अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, कायिक जनन। तो अमीबा क्या करता है, ये एक कोशिकीय जीव है। ये अपने शरीर को 2 टुकड़ों में बांट लेता है और 2 नए संतति पैदा हो जाते हैं।
तो इसका सही जवाब बता दूं आपको, यह द्विखंडन। सवाल नंबर 7, मानव शरीर में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? एकल, दोहरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो शुद्ध रक्त का वहन करता है उसे धमनी कहते हैं, कल की वीडियो में भी हमने चर्चा की थी। और जो अशुद्ध रक्त का वहन करता है उसे शिरा कहते हैं। सवाल नंबर 8, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी क्षुद्रांत। तो गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब हम समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो वैसी ग्रंथि जिससे निकलने वाला रस, जैसे यहाँ से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पर हम लोग T4 बोलते हैं, इसे T3 भी बोलते हैं और TSH भी कहा जाता है इसके हार्मोन को। और ये सीधा जाके ब्लड में मिलता है। कहाँ मिलता है? ब्लड में। यदि कोई हार्मोन कहीं से स्रावित हो रहा है और सीधा ब्लड में जाके मिल रहा है तो उसको कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और ब्लड में ना मिल करके किसी दूसरे भाग में जाके मिलता है तो उसे कहेंगे हम बहिर्स्रावी ग्रंथि। सवाल नंबर 9, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, प्लीहा, थायराइड, क्षुद्रांत। तो अंतःस्रावी तो आपने देखा, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात किया जाए तो है थायराइड, लेकिन ग्रंथि में सबसे बड़ी कौन सी है? वो है यकृत, जिसे लीवर या कलेजी के नाम से जानते। फिर से समझिएगा, अंतःस्रावी बोलेगा तो थायराइड, और यदि सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो वो है यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 10 है कि बाल, जिसे हेयर कहते हैं, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मेलानिन, ब्लूमेरिन, ग्लूबोमिन, केराटिन। तो हमारे जो बाल हैं उसमें केराटिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देखते हैं इंग्लिश के 5 प्रश्नों को। BCERT यानी बिहार काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो होता है ना, CBSE वाला होता है, JCERT होता है, तो वो बोर्ड की जो 1 to 5 की इंग्लिश बुक का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके आओ अंग्रेजी सीखें, ऑप्शन बी ब्लॉसम, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो BCERT का जो स्टेट बोर्ड है उसका जो इंग्लिश बुक है 1 to 5 के लिए, उसका नाम है ब्लॉसम। ये देख लीजिए, हमने यहाँ तस्वीर लगा दिया है ना। सवाल नंबर 12, दिस मैंगो इज बिलोंग टू डैश पंजाब? ए पंजाब, एन पंजाब, द पंजाब, नो आर्टिकल। तो भारत के राज्यों में देखा जाए तो पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिसके आगे द लगता है। क्यों भाई? क्योंकि ये 5 नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसलिए इसे हम कहते हैं द पंजाब। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये स्वर्ण मंदिर है पंजाब का, अमृतसर का। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सवाल नंबर 13, रमेश इज वर्किंग वेरी स्लोली, रिकॉग्नाइज द अंडरलाइन वर्ड। आपको जो स्लोली पर अंडरलाइन किया गया, आपको बताना ये क्या है? प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। तो स्लोली जो है ये कार्य करने का तरीका बता रहा है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है कि जो वर्ब के बारे में जो बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, है ना। तो यहाँ क्या है? स्लोली एडवर्ब। और पहचान भी याद रखिएगा, LY लगता है, अधिकतर एडवर्ब में आपको LY का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, शट द डोर। ऑप्शन है यू शट द डोर,
ऑप्शन बी द डोर इज शट बाय यू, सी ऑप्शन है लेट द डोर बी शट, और डी है प्लीज शट द डोर। तो इसका सही जवाब है, ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें लेट से शुरू किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लेट द डोर बी शट। सवाल नंबर 15, विच वन इज ए कलेक्टिव नाउन? ब्लैक डायमंड, फ्लीट, ओल्ड, चाइल्डहुड। तो फ्लीट मीन्स क्या होता है? कारवां होता है। तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर देख रहे हैं आप जहाज़ों का कारवां है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें और आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा क्लास। आज हम इसमें हिंदी को शामिल नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं। कल मैं जो आज का हिंदी छूटा है तो 5 आज के हिंदी और कल के 5 हिंदी 10 क्वेश्चन में डाल दूंगा।